स्वागत है। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का तीसरा क्लास लेकर आए हैं, जो हमारा बायोलॉजी बायोलॉजी का तीसरा क्लास है। जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब जीव जो है जनन कैसे करते हैं, ये अध्याय नंबर 8 में दिया गया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सीरीज अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई तथा कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ ही जो है, यदि आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एकेडमिक में है, कक्षा 10 में है, तो उसमें अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें तीनों आता है, उसमें बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन आता है, जो खासकर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल वही सेम टू सेम पूछ लिया जाता है। तो उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जो है हम आज अध्ययन करते हैं कक्षा 8 में जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित कितने क्वेश्चन है उसको हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया गया बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो इसमें लगभग हर चैप्टर में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है, जिसको हम रेगुलर कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक जो है हम पीछे जो हम 2 वीडियो मतलब 3 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा मतलब 2 वीडियो बना चुके हैं। आज कक्षा 10 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल बायोलॉजी का तीसरा क्लास है, तो उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे दी गई, देखो इसमें दिया गया, नीचे दी गई जीवों की सूची में वो कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधियां में जनन करते हैं, मतलब वो कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसमें दिया गया है, पहला 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें हमें छांटना है। पहला दिया गया केला दिया गया, दूसरा कुत्ता दिया गया, तीसरा जो ईस्ट दिया गया, चौथा अमीबा दिया गया। तो इन चारों में कौन जो है अलैंगिक विधियां से जनन करते हैं। तो इसमें जो हमारा अलैंगिक जनन विधियां जो होती है, ये केला, ईस्ट और अमीबा कहते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर जो है पहला, तीसरा और चौथा जो है, पहला, तीसरा, चौथा बी में है, तो ये हमारा बी विकल्प जो है सही होगा। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पुष्प में नर और मादा, देखो युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं, मतलब पुष्प में नर और मादा में युग्मकों में मतलब जनन कोशिकाओं में उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है। तो इसमें विकल्प दिया गया, पहला पुंकेसर और परागकोश है, या जो है तंत्र और वर्तिकाग्र है, या जो परागकोश या अंडाशय है, या जो है पुंकेसर या वर्तिका है। इन चारों विकल्प में हमें पता करना है कि पुष्पों में जो है नर जनन कोशिकाएं कौन सी है। तो हमारा जो है पुष्प में नर और मादा का युग्मक जो होता है, ये परागकोश तथा अंडाशय में होता है। तो हमारा विकल्प नंबर जो है सी सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा नंबर, कि एक पुष्प में जो है लैंगिक जनन की परिघटनाओं की सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब इसमें दिया गया पहला विकल्प परागकण दिया गया, परागकण, निषेचन, नवोद, भित्ति और भ्रूण दिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया नवोद, भित्ति, भ्रूण या निषेचन या परागकण में होता है, मतलब। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया, परागकण से निषेचन में होता है, निषेचन से भ्रूण में होता है, भ्रूण से जो नवोद, भित्ति में होता है, या चौथा ऑप्शन हमारा क्या है कि भ्रूण से नवोद्भित्ति में होता है, या नवोद्भित्ति से परागकण, या परागकण से जो है निषेचन में होता है। तो हमारा एक पुष्प में जो है लैंगिक जनन का परिघटना है, जो सही क्रम जो हमारा सी ऑप्शन सही है। ये परागण से जो है परागण से निषेचन में होता है, निषेचन से भ्रूण में होता है, भ्रूण से जो है हमारा नवोद्भित्ति में होता है, मतलब नवोद्भिद में होता है। अब चौथा ऑप्शन हमारा, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि जनन की अलैंगिक विधियां, देखो जनन की अलैंगिक विधियां से उत्पन्न संतति से परस्पर अधिक समानताएं होती हैं, क्योंकि मतलब जनन की अलैंगिक विधियां से उत्पन्न संतति जो होती है, मतलब संतान जो होती है, परस्पर अधिक समानताएं होती हैं, क्योंकि अब इसमें विकल्प क्या क्या दिया गया, 4 विकल्प दिया गया कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है, मतलब अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग होता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि अलैंगिक जनन जो होता है लैंगिक जनन से पहले होता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या कहता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें हमारा विकल्प जो सही है, पहला और दूसरा सही है। देखो विकल्प नंबर ए सही है कि जनन की अलैंगिक विधियां जो होती है, ये हमारा लैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग होता है, और दूसरा जो होता है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो हमारा विकल्प पहला और दूसरा सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां नंबर, कि देखो जनकों से संतति से संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं, मतलब जनक जो होते हैं
जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें जो है विद्यमान होते हैं? तो इसमें दिया गया पहला ऑप्शन क्या दिया गया कि कोशिका द्रव्य दिया गया, दूसरा दिया गया राइबोसोम दिया गया, तीसरा गाल्गी काय दिया गया, चौथा जो जीन दिया गया। तो देखो जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण जो होते हैं ये हमारे जीन पर आधारित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखो जनकों से संतति से संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इसमें कौन सा सही है? तो इसको हम देखेंगे कि केवल जनकों से समानताएं होती हैं, कि केवल जनकों से विविधताएं होती हैं, या जो है जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं दोनों होती हैं, या जो है न समानताएं होती न ही विविधताएं होती हैं। तो जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण जो होते हैं ये हमारे जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं दोनों प्रकार के होते हैं। तो हमारा विकल्प जो है सी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर कि देखो अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? मतलब अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? अब इसमें विकल्प क्या दिया गया? 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प क्या कहता है कि ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। दूसरा विकल्प हमारा क्या कहता है ये सामान्य एक कोशिकीय होते हैं। तीसरा क्या कहता है कि ये केवल देखो लैंगिक रूप से जनन करते हैं। उसके बाद चौथा विकल्प क्या कहता है कि ये सभी बहुकोशिक होते हैं। तो अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में जनन का सामान्य विशेषताएं जो होती हैं कि ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर ये सही है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पायरोगायरा में जो है अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मतलब स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अब इसमें 4 विकल्प हमारा क्या दिया गया कि तंतुओं को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर, या जो है एक कोशिका का 2 कोशिकाओं में विभाजित होना, या जो है अगला विकल्प है कि एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजित होना, या हमारा अगला विकल्प क्या कहता है कि पुरानी कोशिकाओं में नई कोशिकाएं का बहना। तो स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन जो होता है ये तंतुओं के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर होता है। मतलब स्पायरोगायरा में जनन का जो है विकसित जो होता है ये तंतुओं के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्लाज्मोडियम, देखो प्लाज्मोडियम जो होता है प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम में एक कोशिकाओं के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब प्लाज्मोडियम में एक कोशिकाओं की अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब इसमें विकल्प क्या दिया गया है? मुकुलन कहते हैं कि देखो न्यून कारक विभाजन कहते हैं कि देखो द्विविभाजन कहते हैं या बहुविभाजन कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम में एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने को जो है बहुविभाजन कहते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही है। अब 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि देखो पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? मतलब पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं में सही क्रम कौन सा है? तो हमें इसको पहचानना है। तो पुष्पी पौधों में देखो युग्मक के बाद युग्मनज होता है, युग्मनज के बाद भ्रूण होता है कि भ्रूण के बाद जो मनोद्भिद होता है, पहला विकल्प है। दूसरा क्या कहता है युग्मनज के बाद युग्मक होता है, युग्मक के बाद भ्रूण होता है, भ्रूण के बाद नवोद्भिद्दी होता है। उसके बाद तीसरा क्या है नवोद्भिद्दी के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद युग्मनज और युग्मनज के बाद देखो युग्मक होता है। या जो हमारा चौथा विकल्प क्या कहता है कि युग्मक के बाद भ्रूण होता है, भ्रूण के बाद युग्मनज होता है, युग्मनज के बाद नवोद्भिद्दी होता है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है कि पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम जो हमारा है ये युग्मक के बाद युग्मनज होता है, युग्मनज के बाद भ्रूण होता है, भ्रूण के बाद जो नवोद्भिद्दी होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 11 नंबर कि देखो एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? मतलब स्पीसीज में जो होता है जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? तो इसमें दिया गया युग्मनज के बनने के बाद गुणसूत्र की संख्या जो होती है, गुणसूत्र की संख्या 2 गुना हो जाती है। उसके बाद दिया गया है बी नंबर कि युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, या जो युग्मक बनने के बाद जो गुणसूत्रों की संख्या 2 गुना हो जाना, या जो युग्मनज बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या जो आधा रह जाना। तो इसमें स्पीसीज की जनकों संतानों गुणसूत्रों की संख्या एक नियत रहती है। ये हमारा जो है ऑप्शन बी विकल्प जो है ये सही है कि युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या जो आधा रह जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर
कि देखो राइजोपस में उन नलिकाकार जो है सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? मतलब राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, जिन पर जो बीजाणुधनियाँ जो होता है लगी रहती हैं। तो इसमें विकल्प क्या-क्या दिया गया है? तंतु में लगी रहती हैं कि हाइफे में लगी रहती हैं कि देखो जाइड में लगी रहती हैं या मूलजड़ में लगी रहती हैं। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है कि हाइफे में जो है बीजाणुधनियाँ लगी रहती हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधों में निम्नलिखित में से किससे बनती है? मतलब कायिक जो होता है ये प्रवर्धन किसके द्वारा नए पौधों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनी रहती हैं? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, तना, जड़ और पुष्प में बनी रहती हैं, कि तना, जड़ें और पत्तियां बनी होती हैं, कि तना, पुष्प और फल में बनी होती है, या तना, पत्तियां और पुष्प में बनी होती हैं बनते हैं। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है हमारा तना, पुष्प और फल में बना होता है, तना, पुष्प और फल में बना होता है। विकल्प नंबर जो हमारा सी सही है। अब उसके बाद क्या कहता है 14 नंबर, डबल रोटी। देखो डबल रोटी के स्लाइस डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से होते हैं? मतलब जो डबल रोटी होता है उस पर कवक का जो है तीव्र गति से फैलने का उत्तरदायी कौन सा होता है? अब इसमें विकल्प क्या-क्या दिया गया कि बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, मतलब बैक्टीरिया का होना, कि डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता होना, या जो है नलिकाकार शाखिक हाइपो की मौजूदगी होना, या गोलाकार बीजाणुओं का होना। तो इसमें हमारा जो है विकल्प नंबर पहला और दूसरा सही है कि डबल रोटी में कवकों का तीव्र रूप से फैलने का मुख्य कारण जो होता है ये बड़ी संख्या में बीजाणुओं को होना तथा डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता के कारण होता है। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर, कि पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? मतलब पराग नली की लंबाई जो होती है वो किन के बीच पर निर्भर करती है? तो इसमें दिया गया पहला विकल्प क्या दिया गया कि परागकण और वर्तिकाग्र का ऊपरी सतह पर निर्भर करता है, या वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड पर निर्भर करता है, या जो हमारा पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर निर्भर करता है, या जो है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचले भाग पर निर्भर करता है। तो पराग नली का लंबाई जो होता है वो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड पर निर्भर करता है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या-क्या दिया गया? पहला विकल्प दिया गया कि पुष्प हमेशा देखो उभयलिंगी होते हैं। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं। ये जो है पौधों के सभी भागों में पाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया निषेचन के बाद इनमें फल बनते हैं। मतलब पुष्प के संदर्भ में कौन-कौन सा सही है? तो ये जो पुष्प हमेशा उभयलिंगी नहीं होते हैं। दूसरा क्या विकल्प है कि ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं। तो ये विकल्प नंबर दूसरा सही है। उसके बाद क्या दिया गया है? ये पौधे के सभी भागों में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा दिया कि निषेचन के बाद इनमें फल बनते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है था। तो इसमें विकल्प नंबर में दूसरा चौथा कहाँ पर है? दूसरा और चौथा डी ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब एक लिंगी पुष्पों में कौन सा कथन सही है? अब इसमें दिया गया कि एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों से बने होते हैं, या जो एक लिंगी जो पुष्प होते हैं इनमें तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर, इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री केसर होते हैं, या ऑप्शन जो है इनमें परागकण होते हैं, या चौथा ऑप्शन जो दिया गया कि ये एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते। तो एक लिंगी पुष्पों का संदर्भ जो हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये फॉलो कर रहा। तो हमारा ऑप्शन जो सही है दूसरा, तीसरा और चौथा जो हमारा बी ऑप्शन में दिया गया, तो ये बी हमारा ऑप्शन सही है कि एक लिंगी पुष्प जो होते हैं इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री केसर होते हैं। इनमें परागकण भी होते हैं। ये एक लिंगी पुष्प होते हैं जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये एक लिंगी पुष्प की खास बात होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, कि देखो पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया पुष्प पौधों में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें विकल्प क्या-क्या दिया गया कि देखो इसे 2 प्रकार की युग्मकों की आवश्यकता होती है, या निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है,
या जो है अगला तीसरा ऑप्शन क्या है कि इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता रहता है, या चौथा ऑप्शन दिया गया कि इससे बनने वाली जो संतति क्लोन होती है। तो हमारा विकल्प नंबर जो पहला, दूसरा और तीसरा सही है कि पुष्प पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है कि इनमें 2 प्रकार के युग्मनक पाए जाते हैं, और दूसरा जो है निषेचन अनिवार्य रूप से घटना होती है, तीसरा जो है इनमें फलस्वरूप हमेशा युग्मनज होते हैं। अब 19 नंबर क्या कहता है? अब देखो यहाँ पर दिया गया चित्र 8.1 भाग मतलब ए, बी, सी किस क्रम में होते हैं। मतलब ये चित्र दिया गया प्रांकोर का चित्र है। इसमें दिया गया ए, बी और सी के किस क्रम में होते हैं। तो इसमें देखो ए जो है ये इसे हम प्रांकोर के नाम से जानते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है इसे हम प्रांकोर के नाम से जानते हैं, और ये वाला भाग जो इसे हम बीजपत्र के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो ये वाला हमारा भाग है इसे हम मूलांकर के नाम से जानते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है कि ए, बी और सी जो है ये प्रांकर बीजपत्र और मूलांकुर के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि नंबर 1 देखो लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, अनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के 2 जनकों से होता है। तीसरा कहता है कि अनुवांशिक पदार्थ 2 भिन्न स्पीशीज के 2 जनकों से आता है। उसके बाद चौथा क्या कहता है, अनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से होता है। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति से अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये हमारा विकल्प नंबर बी सही है कि अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं ये एक ही स्पीशीज के 2 जनकों से आता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है 21 नंबर कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है, ताकि जो है अब विकल्प 4 दिया गया कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य होता है। नंबर 1 विकल्प क्या कहता है, बेस्ट जीवित बना रहे, या वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता अनुसार पूर्ति कर सकें, या वृद्धि को बनाए रखें, या जो चौथा ऑप्शन क्या कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्पीशीज को निरंतरता को बनाए रखें। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही है कि जीवधारियों को जनन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखना होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है 22 नंबर कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर से अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों के लैंगिक परिपक्वता से होता है। तो इसमें दिया गया देखो इसमें दिया गया किशोरावस्था में लड़कों की उस संबंध को बताइए जो लड़कों के लैंगिक परिपक्वता को निर्धारित करता हो। पहला दिया गया कि दूध के दांत का टूटना, बी ऑप्शन दिया गया कद का बढ़ना, सी ऑप्शन दिया आवाज का भारी होना, डी ऑप्शन दिया वजन का बढ़ना। तो इसमें लड़कों की लैंगिक परिपक्वता जो होता है किशोरावस्था में आवाज का भारीपन होता है। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा था कि स्त्री हुआ घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ में देखो परिलक्षित करती है। तो इसमें विकल्प क्या क्या दिया गया, शरीर की वृद्धि होना, केशों के पैटर्न में परिवर्तन आना, या आवाज में परिवर्तन आना, या रजोधर्म आना। तो इसमें जो है स्त्रियों को वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही है, रजोधर्म का आना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो इसी से संबंधित व्याख्या दिया गया है, तो हम व्याख्या नहीं बता रहे हैं, ये आप वीडियो को पुश कर आप देख सकते हैं कि क्या क्या व्याख्या है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 24 नंबर कि पुरुषों में वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इनमें सहायता मिलती है। नंबर 1 मैथुन प्रक्रिया में, शुक्राणु बनने में, या युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में, या उपरोक्त सभी। तो पुरुषों में वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं, ये शुक्राणुओं को बनने के लिए निर्धारित होता है। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही है। अब हमारा 25वां नंबर क्या कहता है कि देखो यौन आरंभ पर वृषण का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता। मतलब यौन आरंभ पर जो है वृषण का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रारंभ नहीं होता। तो हमारा विकल्प क्या क्या दिया गया है कि देखो जनन कोशिकाओं का निर्माण होना, या टेस्टोस्टेरोन का स्राव होना, या देखो अपरा का विकास होना, या एस्ट्रोजन का स्राव होना। तो हमारा जो है यौन आरंभ में वृषण का जो होता कार्य नहीं होता है, वो हमारा विकल्प नंबर तीसरा और चौथा जो है ये नहीं होता, और 2 ऑप्शन जो पहला और दूसरा होता है ये होता। अब तीसरा चौथा क्या है, ये अपरा का विकास होना तथा एस्ट्रोजन का स्राव होना। तो ये हमारा बी 2 क्वेश्चन नहीं होता यौन आरंभ का समय। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि देखो नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन-सा है? मतलब नर जननांगों के विभिन्न भागों के शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन-सा है? तो इसमें दिया गया क्या? इसमें दिया गया वृषण से शुक्रवाहक से मूत्र मार्ग में होता है। उसके बाद दूसरा विकल्प दिया गया वृषण से मूत्रवाहिनी में या मूत्रवाहिनी से मूत्र मार्ग में होता है। या वृषण से मूत्र मार्ग से मूत्रवाहिनी में होता है या वृषण से जो शुक्रवाहक या शुक्र मूत्रवाहिनी में होता है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है कि नर जननांगों में विभिन्न विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम जो हमारा विकल्प नंबर ए निर्धारित करता है कि वृषण से शुक्रवाहक और शुक्रवाहक से मूत्रवाहक में होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जो होता है यौन संचालित नहीं करता? तो इसमें दिया गया है देखो सिफिलिस मतलब देखो अतशक या देखो हेपेटाइटिस या जो एचआईवी जिसे एड्स के नाम से जानते हैं या गोनोरिया या सुजाक के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो है विकल्प नंबर बी है हेपेटाइटिस जो होता है ये यौन संचालित रोग नहीं है। तो इसमें लगभग जो है हमारे तीसरे बायोलॉजी की कक्षा 10 एनसीईआरटी एग्जाम पर जो है बायोलॉजी के तीसरे क्लास में लगभग क्या 27 क्वेश्चन है। तो ये 27 क्वेश्चन है जिसका हम जो है अध्ययन हम विस्तार रूप से देखें। इसी के साथ जो है हम जैसे बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाते रहेंगे और इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ और बेहतर कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।